Hello viewers, in the series of videos on government accounting quiz, this is part 2. So, which of the following financial statements is prepared by a central university to show its surplus or deficit for the year on accrual basis? तो आपको पता है कि एमएचआरडी फॉर्मेट के हिसाब से यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अक्रूवल अकाउंटिंग होती है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सरप्लस और डेफिसिट दिखाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है। यहाँ हमें पता है कैश फ्लो, इनकम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस, रिसीट एंड पेमेंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आपको दिखाना होता है कि सरप्लस और डेफिसिट, तो इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। देखिए दैट्स राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द अकाउंटिंग ऑफ ग्रांट इन एड, इफ a university receives a grant for the construction of a building, how is it categorized in the financial statement? So, so we know that grant accounting is done as per accounting standard 12। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा मिला है, ग्रांट मिली है, उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो कैपिटल रिसीट होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ये हमने जीएफआर से भी देखा है, और हमें अगर वर्क्स डील किया आपने तो उससे भी पता है, कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं इसको। जो ग्रांट का पैसा कंस्ट्रक्शन के लिए मिलेगा, न्यू वर्क के लिए मिलेगा, उसे कैपिटल रिसीट बोलेंगे। ठीक है, दैट्स राइट। Grants specifically given for creation of fixed assets are treated as capital receipts and shown in the balance sheet. Next question. In government accounting, depreciation is a non-cash expense. In which account is depreciation not recorded? तो depreciation क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या है? जिसको कैश एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या करता है? डेप्रिसिएशन सीधा सीधा फिक्स सेट के ऊपर लगा के हम उतनी वैल्यू उसकी कम कर देते हैं। तो कौन से अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया जाता? रिसीट एंड पेमेंट, फिक्स सेट रजिस्टर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। तो यहाँ रिसीट एंड पेमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ कैश एंट्रीज आती हैं। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एंट्री है, तो रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगी। So, since depreciation does not involve an actual outflow of cash, it is never recorded in the receipt and payment. So, next question. What is the primary objective of compliance audit conducted by C&AG in a university? So, first, to prepare the annual budget for the next year, to suggest ways to increase student enrollment, to assess the quality of research publication, to verify if the expenditure has been incurred in accordance with the rules and regulations. So, यहाँ पे compliance audit में क्या है? जो सीएजी है, जो प्रिंसिपल ऑडिट अकाउंट्स है, जीजीएस जीजीएसीआर दिल्ली में जिसका ऑफिस है, वो क्या करता है दिल्ली इंस्टीट्यूशंस के लिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए? वो एक्सपेंडिचर को चेक करता है, क्या एक्सपेंडिचर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं। तो आप चेक भी करेंगे तो सीएजी की रिपोर्ट क्या होगी कि इतना एक्सपेंडिचर ओवर स्टेटेड है, इतना एक्सपेंडिचर अंडर स्टेटेड है। इस तरह से सीएजी रिपोर्ट देता है और आपको वेज बताता है कि कैसे उसे ठीक करना है। तो compliance audit specifically checks if the university followed GFR statutes ordinance while spending public funds. Next question. Which budgeting technique requires every department to justify its entire budget from scratch every year rather than just adjusting the previous year's figures? तो बजटिंग के कई तरीके होते हैं। इसमें इंक्रीमेंटल बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, आउटकम बजटिंग। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं एवरी ईयर। तो स्क्रैच से यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, रादर देन जस्ट एडजस्टिंग द प्रीवियस ईयर फिगर्स। तो प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स को एडजस्ट करने की जगह स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपको पूरा काम दोबारा से करके प्रूव करके देना होगा। जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB requires every activity to be justified as if it were a new project starting from zero base to eliminate wasteful spending. Next, in the context of national pension scheme, what is the current mandatory matching contribution percentage by the central government for its employees? तो जब एनपीएस शुरू में लॉन्च हुआ था तो 10-10% गवर्नमेंट भी और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते थे। बट लेटर ऑन गवर्नमेंट ने एनपीएस को लिक्रेटिव बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन रेट बढ़ा दिया। एज वी ऑल नो 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, university maintains corpus fund
वेयर इज दिस फंड टिपिकली रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल अकाउंट? तो कॉर्पस फंड क्या होता है जी, एनुअल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं? एज accrued income under assets, as an expense in the income expenditure, in the receipt and payment account as payment, under liabilities in the balance sheet. तो कॉर्पस फंड क्या है? कॉर्पस फंड वो है जिस जो हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। तो कॉर्पस फंड क्या है? इट रिप्रेजेंट परमानेंट कैपिटल ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जैसे कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करें और जो उसका प्रोप्राइटर या उसका पार्टनर अगर कुछ पैसे जोड़ रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो वो उसकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। तो कॉर्पस फंड भी हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर इन यूनिवर्सिटी? तो ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर का क्या काम होता है? बिल्स ड्रॉ करना और पेमेंट सैंक्शन करना बजट्स के हिसाब से, है ना। पहला ही ऑप्शन दे रखा है, द डीडीओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग फंड्स फ्रॉम द ट्रेजरी बैंक एंड डिसबर्सिंग देम फॉर लेजिटिमेट एक्सपेंसेस। तो यहाँ लेजिटिमेट क्यों दिया है? जब डीओ डीओ एंड ड्राइंग ऑफिसर साइन करता है, तो उसमें पेमेंट वाउचर में पूरी स्टेटमेंट होती है कि मैंने सारा चेक कर लिया, ये अकॉर्डिंग टू रूल्स पेमेंट है, as for the purpose for which it has been sanctioned है। तो जीएफआर के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया गया है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स कमिटेड एक्सपेंडिचर इन ए यूनिवर्सिटी बजटिंग? कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। कमिटेड एक्सपेंडिचर वो है जिसके बारे में हमने सोच लिया है कि इसे करना है, ठीक है। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर, grants given for one time international conference, funds that were not spent were returned to UGC, recurring expenses like salaries, pension that must be paid regardless of other activities, money set aside for future building projects। तो यहाँ सी ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है कि रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो कि हर महीने करना है, उसके लिए रिगार्डलेस ऑफ अदर एक्टिविटीज हमने मस्ट बी पेड है, ठीक है, वो है कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर जो लोग ग्रांट से डील करते हैं, गवर्नमेंट से पैसे, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट मांगते हैं, उनको कमिटेड एक्सपेंडिचर भी बताना होता है कि इस महीने इतना एक्सपेंडिचर हमारा हो सकता है, उसके हिसाब से ग्रांट दे दी जाए, है ना। व्हाट इज द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर अंडर जीएफआर? तो जीएफआर के अंडर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है? टू सर्टिफाइड दैट ए प्रीवियसली रिलीज ग्रांट वाज स्पेंट फॉर द इंटेंडेड पर्पस, टू अप्लाई फॉर ए न्यू पैन, टू रिकॉर्ड अटेंडेंस, टू prove the registrar has the power of signing contract. So first one is to certify the previously released grant was spent for the intended purpose. तो यूसी से आप दिखाते हैं कि आपकी ग्रांट जो है उस पर्पस के लिए खर्च हुई है जिस पर्पस के लिए दी गई थी, और कितनी खर्च हो गई है ये सब आपको बताना होता है। कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ है, कितना अनस्पेंट है, कितना आपने एडवांसेस अनएडजस्ट। यूजी जो यूसी है वो हम फॉर्म 12A में इशू करते हैं। Next, in a central university's budget cycle, what is the purpose of revised estimates prepared mid-year? Revised estimates क्या होते हैं? जो कि बजट एस्टिमेट के बाद अगर हमें लगता है कि खर्चा बढ़ या घट सकता है, तो रिवाइज एस्टिमेट दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन, टू एडजस्ट ओरिजिनल बजट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स एंड एंटिसिपेटेड नीड्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ये है रिवाइज बजटिंग, रिवाइज एस्टिमेट्स। नेक्स्ट इज, what happens to the unspent balance of a recurring grant at the end of a financial year as per GFR rules? तो अनस्पेंट बैलेंस जो बचता है, जो जैसे यूसी में हम दिखाते हैं, उसका क्या करते हैं? इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट ईयर्स ग्रांट रिलीज और सरेंडर टू द ग्रांटर। तो एडजस्ट कर लो या फिर सरेंडर कर दो ग्रांटर को, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट्स इसको रिवैलिडेट भी कर देती हैं। अकॉर्डिंग टू द जीएफआर, अनस्पेंट बैलेंस ऑफ ग्रांट्स मस्ट आइदर बी रिटर्न और एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर रिलीज टू प्रिवेंट आइडल फंड्स। नेक्स्ट इज, under proprietary audit conducted by C&AG, the audit checks whether all staff members are attending office, the expenditure was avoidable, and whether the office acted with prudence. The math in balance sheet is perfectly accurate. The university has enough physical space for new building. So B option is the expenditure was avoidable and whether the officer has acted with prudence. So propriety audit goes beyond rules to check the expenditure was wasteful or if it was followed the standard ordinary prudence. So this can be a special audit by C&AG. In the income expenditure account, how are bad debts unrecoverable treated? They are ignored until the person who owes the money retires as a receipt in the receipt payment, as an expense
to the income expenditure account as a capital expenditure in the balance sheet. So C option is correct. डेबिट किया जाता है since it is a loss income assets value during the year it is written off as an expenditure to show the correct surplus deficit. तो यहाँ क्या है, बैड डेट्स क्या है, जिन लोगों ने पैसे देने हैं दे नहीं रहे वो बैड डेट्स हो गए. Which document is considered the primary record for all financial transactions in a university office? तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमरी रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का? तो सिंपली यहाँ कैश बुक में सारी एंट्रीज आती हैं जिसमें कैश कितना आया, बैंक में कितनी एंट्री हुई, सब उसके अंदर है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पेंशन लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ ऑटोनोमस बॉडी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, पेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग में? हम एक्चुरियल वैल्यूएशन कराते हैं. एक्चुरियल वैल्यूएशन क्या होता है? एक एक्चुरी होता है. एक्चुरी क्या करता है, कितनी पेंशन, कितना लीव एनकैशमेंट, ये सब कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डेटा गिवन बाय गवर्नमेंट. ये ट्रेंड्स हैं एक्चुरी की कैलकुलेशन के. तो actuarial valuation is conducted to estimate and record the long-term liability. To follow accrual standards, the university must estimate the total future cost of pension and show it is as long-term provision liability. तो इसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा पेंशन का और लीव एनकैशमेंट वगैरह का क्या खर्चा होने वाला है. In the three-tier accounting system for autonomous body, what does the schedule annexed to the balance sheet represent? शेड्यूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट में आपने फिगर दिखाई कि एकेडमिक एक्सपेंडिचर इतना है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर इतना है, फिक्स असेट इतना है. तो उसके लिए शेड्यूल बनाए जाते हैं. जब शेड्यूल में आप डिटेल में बताते हैं कि वो फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है. सो फर्स्ट आंसर इज डिटेल ब्रेकअप ऑफ द समरी फिगर्स शोन इन द मेन बैलेंस शीट. तो ये थ्री टायर सिस्टम है आपका. देखिए नेक्स्ट इज under GFR, what is the maximum period for which permanent advance can be held by an officer? तो permanent advance GFR में impressed के लिए क्या है? तो 1 year indefinitely as long as officer is in service. It must be recouped as soon as funds are exhausted or at the end of the month. तो बार बार इसे रिकूप करना पड़ता है. तो ये है इसका आंसर. तो सी ऑप्शन. नेक्स्ट इज A performance audit by the C&AG primarily evaluates. Performance audit क्या चेक करता है? Economy, efficiency and effectiveness of a particular scheme of program. Whether university has followed the reservation roster, the accuracy of travel allowance, the attendance record. तो सिर्फ पहला ऑप्शन ही आपको ठीक लग रहा है क्या? Efficiency, economy और effectiveness चेक करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज in the double entry system of bookkeeping, keeping a debit entry to the bank account indicates. तो डेबिट एंट्री क्या होता है? आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो इनफ्लो ऑफ कैश रिसीट यानी रिसीट क्या आई है वो डेबिट शो करता है. I hope you like this quiz and you have understood the concept. We will come up with another quiz on another topic. Thank you very much. Thank you for listening. I request the listeners to use their own knowledge. The creator is not responsible for any error. Thank you.